सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में गद्य भाग में बड़े भाई साहब इस पाठ की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो चलिए हम अगली स्लाइड की ओर यहाँ पर ध्यान देते हैं। यह आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श है और यह भाग 2 है। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जो काफी लोकप्रिय है और उनका उपलब्ध चित्र हमने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। वो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। प्रेमचंद के जीवन परिचय पर भी हम दृष्टि डालेंगे। 31 जुलाई 1880 को बनारस के समीप एक गांव में इनका जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। उर्दू में इन्होंने गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। इन्होंने पत्राचार्य धनपत राय नाम से ही किया। इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ था, परंतु अंग्रेजी सरकार ने उसे जब्त कर लिया था। इनकी कई कहानियों पर लोकप्रिय फिल्मों का भी निर्माण हुआ है और दूरदर्शन पर भी कुछ लोकप्रिय धारावाहिक बने हैं और प्रसारित भी हुए हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे उपन्यास में गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि, और इनकी कहानी का संग्रह मानसरोवर जो 8 भागों में उपलब्ध है। अब हम यहाँ पर अपने मूल विषय पर आते हैं। बड़े भाई साहब, इस कहानी के मुख्य 2 किरदार हैं, बड़े भाई और छोटे भाई। छोटे भाई स्वयं लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई के स्वभाव और उनके व्यवहार एवं लेखक के साथ उनके संबंध को बहुत खूबसूरती से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। यह पाठ बहुत ही रुचिकर है और हमें पढ़ने में बहुत आनंद भी आएगा। बड़े भाई साहब इस कहानी के नायक हैं और उन्हीं पर पूरी कहानी केंद्रित है। हम संक्षिप्त में इस पाठ को इस तरह से समझेंगे। लेखक और उनके बड़े भाई घर से दूर हॉस्टल में रहकर अपना अध्ययन कर रहे हैं और बड़े भाई साहब का अधिकांश समय पढ़ने में ही व्यतीत होता है, लेकिन लेखक मुंशी प्रेमचंद अपना अधिकांश समय खेल कूद में व्यतीत करते हैं और यही कारण है कि उन्हें बड़े भाई से समय समय पर डांट फटकार सुनने को मिलती है। लेकिन बड़े भाई साहब क्या वास्तव में इतने ही अध्ययनशील है? तो इस सब को समझने के लिए हमें इस पाठ पर अपना ध्यान देना होगा। यहाँ पर इस पहले पैरे में हम पढ़ेंगे, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। उन्होंने उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। अर्थात यहाँ पर लेखक कहते हैं उनके भाई और उनमें 5 साल का अंतर है, लेकिन दोनों के बीच कक्षाओं का अंतर केवल 3 क्लास का है। ऐसा नहीं है कि बड़े भाई ने देर उम्र से पढ़ना शुरू किया और छोटे भाई ने जल्दी से पढ़ना शुरू कर दिया था। दोनों का समान उम्र में ही पढ़ाई प्रारंभ हुई थी, लेकिन बड़े भाई का मानना है तालीम अर्थात शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत बनाना चाहते थे। भवन अर्थात शिक्षा का भवन और उसकी बुनियाद अर्थात उसकी नींव, उसका ज्ञान वे खूब मजबूत पाना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। आलीशान महल से इस पंक्ति में अभिप्राय होगा भाई का उज्जवल भविष्य बन सके, बड़ा भाई अपना भविष्य उज्जवल बना सके, ऐसा उनका मानना था। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। और यही कारण है कि बड़े भाई जो अपनी शिक्षा को मजबूत बनाना चाहते थे ताकि भविष्य उज्जवल बन सके, और यही कारण है कि वे 1 साल एक ही कक्षा में 1 साल, 2 साल और कभी कभी 3 साल भी लगा देते थे। बुनियाद पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? पायदार होना अर्थात अत्यधिक मजबूत होना, पुख्ता होना बुनियाद। यदि नींव मजबूत होगी तो उस पर खड़ा होने वाला मकान भी मजबूत बनेगा। उसी प्रकार यदि बड़े भाई ध्यान से अध्ययन करेंगे, पूरी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो निश्चित ही भविष्य भी उनका सफल होगा। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल थी और वे 14 साल थे। यहाँ पर पुनः स्पष्ट हो गया है, छोटे भाई की उम्र है 9 साल, बड़े की है 14 साल, तो दोनों के बीच अंतर हुआ 5 साल का। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था। तंबीह और निगरानी का अर्थात लेखक को समझाने का, सही मार्ग पर चलाने का
उनकी जिम्मेदारी थी। बड़े भाई इसे अपना कर्तव्य मानते थे कि छोटे भाई के को सही राह पर चलाएं, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। और लेखक भी इसमें अपने आप को शालीन मानते हैं कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ जवाब दिए बड़े भाई के हर शब्द को वे मानना चाहते थे। उन्होंने पलटकर कभी अपने बड़े भाई को जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है, दोनों भाइयों में 3 क्लास का ही अंतर है। उम्र में चाहे 5 साल का अंतर हो, और बड़े भाई का मानना था कि जब तक शिक्षा का पूरा ज्ञान न हो जाए अगली कक्षा में जाना व्यर्थ है। यहाँ पर हम दूसरे पैरे की ओर चल रहे हैं। इस पैराग्राफ में बड़े भाई की विशेषताओं को बताया गया है। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील होना अर्थात दिन भर पढ़ते रहना, पढ़ाकू होना, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। तो बड़ा भाई दिन भर पढ़ता रहता है और ऐसा तो संभव नहीं कि वे लगातार पढ़ते रहेंगे। ऐसी स्थिति में वे कभी कभी अपनी कॉपी पर, किताब के मार्जिन्स पर उन्होंने जानवरों के चित्र बनाए हैं। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक ही शब्द बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते अर्थात उसी शब्द को बार बार देखकर लिखा करते। कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ निकलता और न ही कोई सामंजस्य, अर्थात न तो कोई तालमेल हो रहा है, न उस शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही 2-3 शब्दों को मिला जुला कर वे लिख देते। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक चेहरा बना हुआ था। तो यहाँ पर आप भी समझ सकते हैं बड़े भाई जो लिख रहे हैं इन सभी शब्दों का कोई अभिप्राय नहीं है। ऐसे ही उन्होंने कुछ भी लिख रखा है और बाद में चेहरा बना दिया है। अर्थात इस प्रकार वे केवल पढ़ाई के नाम पर अपना समय कुछ इसी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। मैंने बहुत चेष्टा अर्थात कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन न निकाल सका और उनसे पूछने का साहस भी न हुआ। लेखक छोटे थे, उन्होंने कोशिश की कि इन सारे शब्दों का अर्थ निकालूं, चेहरा किसका है यह जानूं, लेकिन इस पहेली का वे कोई मतलब नहीं समझ सके और उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी बड़े भाई से पूछे कि आपने यह क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। वे 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी बात को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति आदर भी है और डर भी है, और यही कारण है कि देखकर भी वे अपने बड़े भाई से किसी भी प्रकार का प्रश्न करने का साहस नहीं कर सकते। अब हम अगले पेज की ओर यहाँ पर जा रहे हैं। पिछले पेज पर हमने देख लिया बड़े भाई का स्वभाव कैसा है, वे किस तरह से अध्ययन करते हैं, और लेखक के मन में अपने बड़े भाई के प्रति डर है, यह भी हम जान चुके हैं। पेज नंबर 56 है यह। लेखक स्वयं के बारे में कहते हैं, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पड़ता तो पहाड़ के समान था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। तो लेखक के लिए किताब लेकर बैठना पहाड़ अर्थात अत्यधिक मुश्किल है। वे हॉस्टल से निकलकर मैदान में आते, जैसे ही उन्हें मौका मिला वे खुले मैदान में आ गए। कभी पत्थर उछाल रहे हैं, कभी कागज की नाव बनाई, तितली बनाई, और कभी कोई दोस्त मिल गया तो फिर तो लेखक को आनंद ही आनंद। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। अर्थात इस प्रकार बच्चों के समान वे खेलने में व्यस्त हो जाते। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। रुद्र रूप अर्थात क्रोधित मुद्रा, बिल्कुल क्रोध में देखकर प्राण सूख जाना। लेखक अत्यधिक घबरा जाते। उनका पहला सवाल था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था। अर्थात बड़े भाई जानते थे छोटा भाई खेल कर आ रहा है और वे उसको समझाने के दृष्टिकोण से सदैव एक ही प्रश्न करते थे, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। लेखक बिल्कुल चुप हो जाते, इस बात का वे कोई जवाब न देते। न जाने मेरे मुंह में यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था।
मेरा मौन कह देता मुझे अपना अपराध स्वीकार है। हालांकि लेखक ने खेलकर कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन वे चुप रहकर इस बात को स्वीकार कर लेते कि मैंने खेलने गया था और यह मेरी बड़ी गलती है। और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करते। अर्थात यहाँ पर स्नेह का मतलब है प्रेम, रोष अर्थात क्रोध। तो बड़ा भाई अब अवसर पा चुका है छोटे भाई को डांटने के लिए, और छोटा भाई अब यहाँ पर प्रेम और क्रोध से भरे हुए शब्दों से बड़े भाई के द्वारा डांटा जाएगा, क्योंकि वह खेलने बाहर गया था। जबकि बड़े भाई को चाहिए कि दोनों भाई क्लास में अच्छे अंकों से पास हो और कमरे में बैठकर पढ़ाई करें। अब हम यहाँ पर इसी में आगे चित्र देख रहे हैं कि छोटा भाई किस तरह से खेलने कूदने में व्यस्त रहता था। झूला झूलना, लटकना, दोस्तों के साथ बतियाना, इस तरह से वह खेलता है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जैसे गुल्ली डंडा यह बालक खेल रहा है, लेखक भी कुछ इसी तरह से खेलने में व्यस्त रहते थे। यहाँ पर हम दूसरे पैरे पर आ गए हैं इसी पेज के, जहाँ बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटना प्रारंभ कर दिया है। बड़े भाई का कहना है, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। हर्फ अर्थात शब्द तक न समझ में आएगा। अगर इसी तरह से खेलते रहोगे और अंग्रेजी पढ़ना चाहोगे तो सारी जिंदगी तुम्हें एक शब्द भी अंग्रेजी का नहीं आएगा। वे आगे कहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गहरा नत्थु गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। यहाँ पर हम पुनः इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे, मुंशी प्रेमचंद मुहावरों पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। हमने इससे पहले वाले पैरे में भी देखा था प्राण सूखना, और यहाँ पर भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा अर्थात अयोग्य इंसान। दूसरा, रात दिन आंखें फोड़ना अर्थात किताबों में ध्यान लगाए रहना, दिन रात मेहनत करना। खून जलाना अर्थात बिना मन के बहुत अधिक मेहनत करना। तो यहाँ लेखक के बड़े भाई कहते हैं, अंग्रेजी हंसी खेल नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा समझ ले, और अगर इतनी सरल होती तो सभी लोग इंग्लिश के विद्वान हो जाते। मैं यहाँ दिन रात आंखें फोड़ता हूँ, खून जलाता हूँ, तब कहीं जाकर के यह थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ। और आती क्या है? यह विद्या कहने को आ जाती है। अर्थात बड़े भाई कहते हैं, अंग्रेजी इतनी सरल नहीं है कि आ जाए, बस मन संतुष्ट करने के लिए कह सकते कि हमने समझ ली। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। उनके अनुसार जो विद्वान है अंग्रेजी के, वे उसे लिख भी नहीं पाते, वे शुद्ध क्या बोलेंगे। और मैं कहता हूँ, तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। गूंगा अर्थात निष्क्रिय प्राणी, बिल्कुल जो कुछ न कर सके, बिल्कुल जड़ होकर पड़ा रहे। तो बड़ा भाई कहता है, तुम बड़े ही बेवकूफ हो जो मुझे देखकर भी सीख नहीं लेते। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का दोष है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी जाते देखा है? रोज क्रिकेट हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। तो बड़ा भाई कहता है, तुमने देखा है मैं दिन रात अध्ययन करता हूँ, लेकिन तब भी अंग्रेजी का बहुत अधिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया। अगर तुम नहीं समझते हो तो यह तुम्हारी बुद्धि का दोष है। इतने मेले तमाशे होते हैं, सैर सपाटे होते हैं, मैच होते हैं, लेकिन मैं कभी वहां पर नहीं जाता, हमेशा किताबों में ही ध्यान लगाए रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? तो यहाँ पर भाई ने अपना उद्देश्य साफ कर दिया है। वे छोटे भाई से कह रहे हैं कि मैं इतना पढ़कर भी एक ही कक्षा में कभी 1 साल, 2 साल, कभी 3 साल तक बना रहता हूँ, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि मैदान में मस्ती करके खेल कूद में समय बिताकर पास हो जाओगे? अगर मुझे 2-3 साल लगते हैं तो तुम इसी उम्र इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अर्थात मैंने तो फिर भी 3 साल में कक्षा पास कर लिए, लेकिन यदि तुम खेलते रहे तो निश्चित रूप से सारी उम्र तुम इसी क्लास में पड़े रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। तो यहाँ पर बड़ा भाई अपना एक और अस्त्र चलाता है। उपदेश के द्वारा वे छोटे भाई के मन को कमजोर कर देते हैं कि यदि तुम इसी तरह खेलना चाहते हो
तो बेहतर है कि तुम गांव चले जाओ। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। दादा से अभिप्राय यहाँ पर उनके पिता है। गाड़ी कमाई अर्थात मेहनत के पैसे। गाड़ी कमाई भी यहाँ पर मुहावरा है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को कह दिया है, यदि इसी तरह से खेल कूद कर तुम्हें अपना समय व्यतीत करना है तो माता पिता के पैसों को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है और तुम बिल्कुल अपना सामान लेकर गांव चले जाओ। मेरी इतनी मेहनत करने पर भी एक ही कक्षा में मुझे 3-3 साल लग जाते हैं, तब तो तुम्हें निश्चित रूप से सारी उम्र एक ही कक्षा में लग जाएगी और तब भी अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर हम ये समझ लें कि बड़े भाई उपदेश देने की कला में बहुत अधिक निपुण है और इसी कारण उन्होंने अंग्रेजी विषय की जटिलता पर छोटे भाई को बहुत अधिक सुना दिया है। तो हमने अभी तक पढ़े हुए मुहावरों में से कुछ 3 मुहावरे लिए हैं, आंखें फोड़ना, खून जलाना और गाड़ी कमाई। आप इनका अर्थ समझ लें और स्मरण कर लें। अब हम इसी पृष्ठ के अंतिम पैरे की ओर हैं। पेज नंबर 56 का लास्ट पैरा है यह। लेखक बताते हैं, मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। तो लेखक बताते हैं कि उन्हें यह डांट फटकार अच्छी तो नहीं लगती, उन्हें बहुत निराशा फील होती है और ऐसी स्थिति में वे आंसू बहाने लगते। भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। आप ये बात याद रखें, भाई साहब उपदेश देने की कला में कुशल थे। ऐसी लगती बातें कहते, सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। हम यहाँ देखेंगे इसी एक पंक्ति में लेखक ने 4 मुहावरों का प्रयोग किया है। लगती बातें कहना अर्थात चुभती हुई बातें कहना जो हृदय को चुभ जाए, सुक्ति बाण चलाना अर्थात शब्दों के तीर चलाना, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना अर्थात अत्यधिक दुख होना, हिम्मत टूटना बिल्कुल इसका अभिप्राय होगा निराश हो जाना। तो बड़ा भाई ऐसे शब्दों से छोटे भाई को डांट लगा रहे हैं कि छोटा भाई बिल्कुल निराश हो गया है, उसके हिम्मत टूट चुकी है और उसके हृदय में बहुत बुरी भावनाएं जाग चुकी है। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में अपने में न पाता था। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह से जान तोड़कर मेहनत करना तो मेरे बस में न था। दिन रात मेहनत करूं और पढ़ाई करूं, किताबें खोले रहूं, ऐसा उनके लिए मुश्किल है। उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बहारे उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। तो लेखक ने अपने मन में समझ लिया है कि पढ़ना तो मेरे बस की बात नहीं है, तो क्यों इस काम को प्रारंभ करके मैं अपनी जिंदगी खराब करूं। जब एक ही कक्षा में मुझे 4 साल 5 साल लगाने, अंग्रेजी में पढ़ नहीं पाऊंगा, तो क्यों मैं पिता का पैसा भी बर्बाद करूं और समय भी बर्बाद करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत से मुझे चक्कर आ जाता था। और लेखक मन ही मन स्वीकार कर लेते हैं कि इतनी पढ़ने से तो बेहतर है कि लोग मुझे मूर्ख समझे, मैं बिना पढ़े मूर्ख कहलाऊं, लेकिन मेरा खेलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लेखक जानते हैं इतनी देर किताबें खोलना उनके लिए असंभव है। ये सब कुछ देर की बातें हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद उनके निराशा के बादल फट गए, अर्थात उनका मन निराशा से उबर गया है। और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। जी लगाकर अर्थात मन लगाकर, दिमाग लगाकर मैं पढ़ाई करूंगा, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। 2 घंटे बाद उन्होंने संकल्प किया है चटपट एक टाइम टेबल बनाना। अब इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया है। चटपट से एक समय सारिणी टाइम टेबल बनाया, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार कैसे काम शुरू करूं। तो जैसे मकान बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है, तो लेखक ने भी यहाँ पर अपना एक टाइम टेबल तैयार किया। उस टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। मद अर्थात समय। उन्होंने उस टाइम टेबल में खेल कूद को एक पल के लिए भी स्थान नहीं दिया। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से 9 बजे तक हिसाब पढ़ना। इस तरह से वे टाइम टेबल बना रहे हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए एक स्लाइड दी है, हम भी टाइम टेबल बनाते हैं, कुछ इसी तरह से लेखक मुंशी प्रेमचंद ने अपना टाइम टेबल बनाया। यहाँ पर अगला पेज प्रारंभ हो चुका है। पेज नंबर 57 है ये आपकी पुस्तक का। 9 से 9:30 तक वे इतिहास पढ़ेंगे, फिर भोजन करेंगे और लगभग 10 बजे स्कूल चले जाएंगे। 3:30 बजे स्कूल से लौटेंगे, आधा घंटा आराम, फिर 4 से 5 बजे तक वे भूगोल पढ़ेंगे, 5 से 6 बजे तक ग्रामर पढ़ेंगे, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलेंगे
और 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन हल करेंगे। फिर भोजन करेंगे और रात की 8 से 9 बजे तक अनुवाद पढ़ेंगे। 9 से 10 बजे तक हिंदी पढ़ेंगे। रात की 10 से 11 बजे तक विविध अर्थात अलग अलग विषय पढ़ेंगे और फिर आराम करेंगे। तो आप देख सकते हैं उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक एक कठिन टाइम टेबल बनाया है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं क्या वे इस टाइम टेबल पर अमल करेंगे। तो टाइम टेबल तो बना लिया है, देखते हैं वे आगे क्या कह रहे हैं। लेखक स्वयं के लिए कह रहे हैं टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। अमल करना मतलब उसको फॉलो करना। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। अवहेलना मतलब उसको अनदेखा करना। ऐसा नहीं कि उन्होंने टाइम टेबल एक दिन भी माना हो, उन्होंने पहले ही दिन से उस टाइम टेबल को न मानना शुरू किया, क्योंकि मैदान की सुखद हरियाली, हवा के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव-गात, वॉलीबॉल की तेजी फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। अर्थात जब वे मैदान की ओर देखते उनके मन में मैदान का चित्र बन जाता। हरियाली उन्हें पुकार रही है, ऐसा लगता कि जैसे हवा के झोंके केवल उन्हीं के लिए चल रहे हैं। फुटबॉल की उछल कूद उन्हें पुकार रही है, कबड्डी के दांव-गात उन्हें आकर्षित करते, वॉलीबॉल की तेजी फुर्ती उन्हें न जाने किस शक्ति से खींची चली ले जाती। यहाँ पर लेखक लिखते हैं अज्ञात और अनिवार्य रूप से। ऐसा लगता कि कोई शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन लेखक का उस मैदान में होना अनिवार्य है और वह शक्ति उनको वहां खींच ले जाती। यह शक्ति कोई और नहीं, उनका मन ही है जो उन्हें कमरे में रहने नहीं देता और वह लगातार मैदान की ओर खींचा चला जाता है, क्योंकि लेखक का मन केवल खेलने में था और लेखक वहां जाते ही सब कुछ भूल जाते। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती। ध्यान दें यहाँ पर जानलेवा टाइम टेबल उन्होंने लिखा है कि टाइम टेबल कैसा है जो मानो प्राण ही ले ले। पुस्तकें हैं जो आंखें फूट जाए, ऐसी पुस्तकें हैं, किसी की उनको याद न रहती। और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। नसीहत अर्थात सबक देना, शिक्षा देना, फजीयत मतलब अपमान करना, डांटना। और इस तरह से छोटा भाई फिर से खेलने गया है। बड़े भाई को एक बार फिर से उपदेश देने का मौका मिल चुका है। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। लेखक कोशिश करते हैं कि बड़े भाई की परछाई से भी वे दूर रहें, उनकी आंखों से दूर हो जाएं। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। दबे पांव आना अर्थात बिना आवाज किए आना, चुपके से आना। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। जैसे ही बड़े भाई ने छोटे को देखा, बस लेखक के तो मानो प्राण ही निकल चुके। उनकी सांस रुक जाती, ऐसा लगता कि वे अब सांस लेते हुए भी जीवित नहीं है। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। नंगी तलवार लटकना अर्थात खतरा मंडराना। तो यहाँ पर लेखक को ऐसा लगता कि बड़े भाई का उस कमरे में होना उनके सिर पर एक खतरा है। वे अब उन्हें पुनः यहाँ पर डांटना शुरू कर देंगे। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। तो यहाँ लेखक अपनी बात कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य मौत और विपत्ति में फंसा रहता है, लेकिन तब भी सांसारिक मोह माया में पड़ा रहता है। उसे अपने पुत्र, पत्नी, संपत्ति, सभी रिश्तेदारों से मोह बंधा रहता है। अंतिम समय में भी वह मौत को स्वीकार नहीं करता है। उसी प्रकार लेखक भी चाहे कितनी ही डांट लगा दी जाए, वे उस खेल कूद को नहीं छोड़ पाते थे। उन्हें डांट खा लेना, अपमान सह लेना सब कुछ मंजूर था, लेकिन खेलना वे न छोड़ सकते थे। तो फिलहाल आज के लिए हमने बड़े भाई साहब पार्ट को यहीं